Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम लोग बीए पार्ट 2 इतिहास ऑनर्स विषय के पेपर थर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक किंगशिप थियरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा करेंगे। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। वह फ्रांस के शासक लुई 14वां की तरह ही आई एम दी स्टेट की संकल्पना, यानी कि मैं ही राज्य हूँ की संकल्पना पे काम कर रहा था और इसी को आगे बढ़ाते हुए वह अपने राजस्व सिद्धांत को स्थापित करता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार वर्णन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का सर्वोच्च शासक था। सभी विभाग उसके अधीन थी और उसके निरंकुश शासन में बंधकर कार्य कर रही थी। अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत 3 बातों पे आधारित था। पहला, निरंकुश शासन। दूसरा, धर्म को राजनीति से पृथक करने की नीति। तीसरा, साम्राज्यवादी नीति। इन 3 आधारों पे अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत निर्भर था। अलाउद्दीन खिलजी का पूर्ववर्ती शासक बलबन भी वह प्रथम मुस्लिम था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की चर्चा किया और एक सुस्पष्ट राजस्व सिद्धांत की स्थापना की। इसमें उसने अपने निरंकुश शासन की परंपरा की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को ईश्वर की छाया, जिल्ले अल्लाह, ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत खुदाई घोषित करते हुए जनता में यह बताने का प्रयास करता है कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है, अतः उसकी बातों को माना जाए और किसी भी तरह का विद्रोह इत्यादि न किया जाए और ससमय कर इत्यादि दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी इसी निरंकुश शासन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो तथ्य स्पष्ट करता है उसमें वह राजस्व सिद्धांत के लिए सत्ता की शक्ति को महत्ता देता है। उसका यह मानना था कि राज्य न तो ईश्वर की देन है, राज्य न तो उलेमा वर्गों की देन है, राज्य न तो जनता की इच्छा से मिलता है, राज्य न तो अमीरों सरदारों के सहयोग या इच्छा से मिलता है। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो निरंकुश शासन की रणनीति थी वह शक्ति के सत्ता पर स्थापित थी। उसका यह मानना था कि राजा के पास जब तक शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तब तक वह राज्य में अपनी सत्ता का उपभोग कर सकता है। अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत का जो व्याख्या है, का वर्णन है, अमीर खुसरो ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया है और वह इसमें अलाउद्दीन खिलजी को न्यायसंगत और ऊंचा स्थान देते हुए यह कहता है, जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदित होकर तलवार के किरणों से, जिस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार राजा को
विजय करना चाहिए और उस विजय को संरक्षित करते हुए राज्य को स्थापित करना चाहिए। अब उसका जो राजस्व सिद्धांत था, उसके आधार को हम अगर देखते हैं तो वह निरंकुश आधार उसके पूरे साम्राज्य में स्पष्टता से लागू की गई और निरंकुशता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। उसका जो उसके राजस्व सिद्धांत का एक जो दूसरा आधार था, वह था धर्म को राजनीति से पृथक करना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। उसके द्वारा धर्म को राजनीति से अलग करने के कारण ही एक आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने यह कहा है कि धर्म का राजनीति से पृथक करने की परंपरा कमोबेश असांप्रदायिक सिद्धांतों की नीतियों की नींव रखता है। अर्थात उनका जो कहने का तात्पर्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग करने की जो परंपरा चलाई, इससे जो सांप्रदायिक ताकत हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े और सिद्धांत रूप से ही सही एक सहिष्णु परंपरा का विकास प्रारंभ होता है। एक प्रसंग में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उलेमाओं या धार्मिक गुरुओं इत्यादि को अपने शासन में बहुत महत्ता नहीं दिया। एक प्रसंग में उसने काजी मुगुसुद्दीन से यह कहा कि मौलाना मुगुसुद्दीन, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, न मैंने पुस्तकें पढ़ी है, फिर भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज भी मुसलमान रहे। जिन विद्रोहों में जनता बिना वजह के ही मारी जाती है, उसको ध्यान में रख के जो उचित होता है, जो राज्य के लिए उचित होता है, जो जनता के लिए उचित होता है, उसके अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। मैं नहीं जानता कि क़यामत के दिन या अंतिम दिन क्या होगा, लेकिन मैं वही करता हूँ जो राज्य, साम्राज्य और मेरी जनता के लिए उचित हो। इस प्रकार देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में धर्म को राजनीति से पृथक करने की एक ऐसी परंपरा डाली जो तत्कालीन समय में प्रशंसनीय थी। अलाउद्दीन खिलजी हालांकि दिखावे मात्र के लिए ही खलीफा का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित किया था, यामीन उल खिलाफत की उपाधि ग्रहण किया था और इसके अलावा उसने न तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति की प्राप्त करने की कोशिश की, न ही उसे कुछ महत्व दिया। इस प्रकार देखते हैं कि वह धार्मिक तत्वों को राजनीति से पृथक करने में सफल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत का जो तीसरा आधार था वह था साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह विश्व विजय की संकल्पना पे कार्य करने को उत्सुक था। उसने अपने सिक्कों इत्यादि पे अपने आप को सिकंदर सानी घोषित कर दिया था। इसका अर्थ है द्वितीय सिकंदर, और वह पूरे संसार की विजय करना चाहता था। दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके और वह संपूर्ण विश्व विजय पे निकल जाना चाहता था, लेकिन अपने एक दिल्ली का कोतवाल मित्र
अला उल मुल्क के कहने पे इस अभियान को त्याग देता है, लेकिन भारत की संपूर्ण विजय का योजना बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत इन्हीं 3 तथ्यों पे आधारित था। फिर हम आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राज्य और जनता दोनों को हित में देखकर ही अपने साम्राज्य के लिए किसी भी तरह की नीति निर्माण का कार्य करता था। उसका अपना मानना था कि राज्य हित में जो कुछ भी उचित हो वही कार्य राजा को करना चाहिए और जन समर्थन भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी एक उत्तम राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अपना शासन का कार्यभार संचालित किया, जिसमें वह असफल रहा। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।